तमिलनाडु की स्टालिन सरकार के करेंसी का सिंबल हटाने के फैसले पर बवाल खड़ा हो गया है। खैर, बवाल तो तय था भी। ये सब भाषा विवाद के बीच हुआ है। दरअसल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हिंदी थोपने का आरोप लगाते हुए डीएमके और केंद्र सरकार के बीच खींचतान चल रही है। इसके बीच स्टालिन सरकार ने ये अहम फैसला लिया है। ये देश में पहली बार है जब किसी राज्य ने नेशनल करेंसी सिंबल से इस तरह की छेड़छाड़ की हो। मगर सवाल ये कि क्या स्टालिन सरकार का ये कदम संवैधानिक है? क्या कोई सरकार जो राज्य में हो वो इस तरह के फैसले ले सकती है? इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन सर मौजूद हैं। नीलू सर, बहुत स्वागत है। और मैं सबसे पहले तो यही आपसे सवाल करना चाहूंगा, अगर हम शुरुआत से इसको देखें तो हिंदी को लेकर जो टकराव की स्थिति है, क्या ये सही है? क्योंकि हम एक देश के लिहाज से बात कर रहे हैं जब। नहीं देखिए, बिल्कुल सही नहीं है और हिंदी को लेके जो टकराव है, वो तमिलनाडु की जनता में नहीं दिख रहा है। वो अगले साल वहाँ विधानसभा का चुनाव है, इसके लिए मुझे लगता है कि हिंदी विरोध को एक मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है और मुझे लगता है इसलिए भी हो रही है कि लगभग 5 दशक पहले 1967-68 में हिंदी विरोध की एक बड़ी राजनीति वहाँ हुई थी, बड़ा आंदोलन हुआ था और जी। उसके बाद से डीएमके और उससे निकले हुए एआईएडीएमके ये दोनों पार्टियां लगातार सत्ता में हैं, तो पुराना आजमाया हुआ जो हिंदी विरोध का जो फॉर्मूला है, उसको ये फिर से रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं और जो मुझे लगता है कि इस बार वो सफल नहीं हो पाएगी। अगर हम देखें तो जो रुपए का सिंबल इस बार चेंज किया है बजट में, ये तो 2010 में आरबीआई ने इसे पास किया था। तो क्या मामला ये फंस नहीं जाएगा? क्योंकि आरबीआई की तरफ से एक पास सिंबल को कोई राज्य सरकार हटा रही है। ये मामला कहीं कुछ गड़बड़ वाला लग रहा है। नहीं देखिए, निश्चित रूप से गड़बड़ है और ये संविधान में जो केंद्र जी। और राज्य की शक्तियों का जो बंटवारा है, उसके खिलाफ है। ये संविधान का मतलब सीधे से उल्लंघन है। संविधान का जो अनुच्छेद 246 है, वो वित्तीय प्रबंधन, रुपये का प्रबंधन, नोट छापने, नोट के जो रुपये का प्रतीक है, ये बनाने सब अधिकार जो है, वो केंद्र सरकार को देता है। और अनुच्छेद जो है 295 जो है वो संसद को भी इस ढंग के अधिकार मिले हुए हैं। यानी कि ये कोई केंद्र और राज्य दोनों को जो अधिकार जिन अनुसूची में मिला है उसमें ये शामिल नहीं है, 7वीं अनुसूची में नहीं है कि जिसमें केंद्र भी कानून बना सके और राज्य भी बना सके। ये सीधे-सीधे केंद्र के अंदर में है और रुपये का प्रतीक जो है वो आरबीआई जो है वो तय करता है और रुपये का प्रतीक जो है वो सिर्फ भारत के लिए नहीं है, पूरे इंटरनेशनल पूरी दुनिया में रुपये के इसी प्रतीक का यूज होता है और सिर्फ यही नहीं केंद्रीय बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो करता है। अमेरिका में भी यही फेडरल बैंक जो है वो तय करता है, इंग्लैंड में करता है। दुनिया के जितने देश हैं वहां रुपये के प्रतीक जो उनका अपने करेंसी है उसका जो प्रतीक है वो केंद्रीय बैंक जो है उस देश की वो तय करती है, किसी स्टेट में नहीं। आप अमेरिका को देखेंगे तो अमेरिका में राज्यों को बहुत सारा अधिकार है, फेडरेशन है, राज्यों को बहुत ज्यादा अधिकार है। भारत में जो संविधान है वो राज्यों को उतना अधिकार उतनी स्वायत्ता नहीं देता है। उसके बावजूद भी अमेरिका में किसी राज्य ने आज तक ये नहीं किया कि डॉलर का अपना नया प्रतीक चिन्ह कोई लगा दे। तो ये अजीब सी हास्यास्पद स्थिति है, संविधान के खिलाफ है और आरबीआई के जो रुपए के प्रतीक के जो दिशा निर्देश है, जो नियम है, उसका भी उल्लंघन है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि ये तो तय है ये बात कि ये असंवैधानिक है पूरी तरह से। मगर यहाँ पर एक सवाल और उठता है, जिस तरह से आपने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुपये का यही सिंबल है और पूरी दुनिया में इसे ही रुपये का सिंबल माना जाता है। तो क्या तमिलनाडु की सरकार का ये मैसेज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को कहीं न कहीं धूमिल नहीं करेगा कि एक राज्य, भारत का एक राज्य जिसे भारत कहा जाता है, उसमें एक ही संविधान चलता है और उसमें एक राज्य की सरकार है, जो रुपये के सिंबल से छेड़छाड़ करती है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह की छवि बनेगी इससे? नहीं देखिए, निश्चित रूप से अगर भारत में किसी बात को लेके विवाद हो, भारत में किसी भी चीज को लेके अगर टकराव है, तो भारत की एक देश की एकता अखंडता का जो मैसेज है, उस पे तो गलत मैसेज जाता ही है। दूसरी बात कि रुपये का जो उन्होंने प्रतीक चेंज किया है, उनके करने से अंतर्राष्ट्रीय जगत में मुझे लगता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई के जो गाइडलाइंस हैं प्रतीक को यूज करने का, वो बिल्कुल स्पष्ट है
और सभी बैंक, सभी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, जो भारत की वित्तीय संस्थाएं हैं, जितने भी बैंक्स हैं, सबके पास वो है कि कौन कौन यूज करेगा और कहाँ कहाँ यूज करेगा, और किस किस यूज में आरबीआई के पहले परमिशन की जरूरत पड़ेगी। उसमें बदलाव तो आप कर ही नहीं सकते हैं। तो ये मैसेज जो है वो बिल्कुल गलत जाएगा। और मतलब ये कहीं से भी सिर्फ इसे एक लाइन में अगर कह सकते हैं तो ये हास्यास्पद है, और इसका कहीं कोई रिलेवेंसी नहीं है, कोई मायने नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार प्रत्येक चीज बदल ही नहीं सकती है। अगर हम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करें तो 2010 के समय में जब आरबीआई ने ये रुपए का सिंबल फाइनल किया था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में। ऐसे में अगर हम डीएमके और कांग्रेस के आपसी संबंधों को देखें तो आने वाले समय में क्या इसमें भी खटास पैदा हो सकती है? देखिए, खटास पैदा होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि हम्म, कांग्रेस और डीएमके के संबंध पुराने हैं, और हम्म, कांग्रेस वहां सरकार में भी शामिल है। लेकिन हम्म, हाँ, ये कांग्रेस के लिए बहुत असहज स्थिति हो जाएगी, क्योंकि जो रुपये का जो सिंबल बनाया गया था, कोई सामान्य रूप से नहीं बनाया गया था। बाकायदा इसके लिए पूरा चैलेंज किया गया था, बहुत सारे लोगों ने अपना अपना सिंबल बना के दिया था, जिसमें 3 सिंबल आरबीआई ने सेलेक्ट किया था, और 3 में से फिर एक को चुना गया। और इसमें रोमन और देवनागरी दोनों को हम्म। शामिल किया गया इस प्रतीक में। तो एक पूरी प्रक्रिया बना की गई थी, और उस वक्त आपको आश्चर्य होगा कि उस वक्त सरकार में डीएमके भी शामिल थी। अगर डीएमके उस सरकार में शामिल थी तो इसका मतलब कि रुपए का जो सिंबल अपनाया गया उसमें डीएमके की सहमति थी। तो अब अपनी ही सरकार का जो सिंबल अपनाया हुआ है उसको आप आज बदल रहे हो, ये इसका कोई मायने नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह से एक और ज़िक्र आ रहा है कि इस रुपये के सिंबल को जिसने डिज़ाइन किया था, नाम डी उदय कुमार था। अभी भी हैं। डीएमके के नेता के बेटे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो ऐसे में डीएमके के नेता के बेटे का ही डिज़ाइन किया हुआ सिंबल अब तमिलनाडु में हटा दिया गया है डीएमके के द्वारा ही। तो किस रूप में इसे देखा जाना चाहिए? ये देखिए, ये जो हिंदी को लेके जो एक विरोधाभास है, और जबरदस्ती उसको एक मुद्दा बनाने की, पॉलिटिकल इशू बनाने की जो कोशिश है हुँ, एम के स्टालिन की, मुख्यमंत्री की, उसका एक हास्यास्पद प्रतीक है। क्योंकि डीएमके के नेता जो हैं, जो एमएलए रह चुके हैं, उनके बेटा है गुवाहाटी में आईआईटी में अभी वो हैं, वो उन्होंने इसको डिजाइन किया है। और एक तमिलियन ने जिस रुपये को डिजाइन किया, जिस उसको, और उसके सिंबल को आप बदल रहे हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? और ये जो हिंदी विरोध है, इसको वहां पे कई लोगों ने चैलेंज भी किया है। वहां जो तमिलियन, जो एक बहुत बड़े आईटी बड़ी कंपनी चलाते हैं, जोहो कॉरपोरेशन, वो श्रीधर बेम्बू, वो इन्होंने बिल्कुल इसका खुल के विरोध किया कि हिंदी का विरोध तो होना ही नहीं चाहिए। और उन्होंने हिंदी में ट्वीट किया, आइए हिंदी सीखें। उन्होंने कहा कि मैं 5 साल से हिंदी सीख रहा हूं, अब 25% हिंदी समझ सकता हूं। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी में जो काम करने वाले तमिल भाषी युवा हैं, उनका ग्रोथ रुक रहा है, क्योंकि उन्हें वो हिंदी भाषी राज्यों में किसी कॉरपोरेट डील के लिए भेज नहीं सकते हैं। तो उनका ये कहना था कि हिंदी जो है अब लोगों की जरूरत है और सीखना चाहिए। और तमाम उनके अगर जो पोस्ट किया था एक्स पे, उसके नीचे कमेंट देखें तो उसके समर्थन में लोग बहुत सारे हैं। सिर्फ पॉलिटिकल कुछ लोग हैं जो उसका विरोध करते हैं, लेकिन समर्थन में बहुत सारे लोग उतर आए थे उसके। तो इसका मतलब यह है कि ये जो जमीनी हकीकत जो है, जमीनी हकीकत जो तमिलनाडु की है हिंदी को लेकर के, उसको वो समझ नहीं पा रहे हैं। और एक 5 दशक पुराना जो मुद्दा है, उसके सहारे वो अपनी विधानसभा का को चुनाव जो है वो लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आपने एक बार फिर ज़िक्र किया कि 5 दशक पुराना ये मामला है, तो एक बार तो विरोध शुरू हुआ था 1968 के समय में और 1968 के बाद अब एक बार फिर इस पूरे मुद्दे को हवा दी जा रही है। अगर हम ये पूरी टाइमलाइन को समझने की कोशिश करें इन 5 दशकों की, तो अब तक क्या हिंदी को लेकर तमिलनाडु में जिस तरह से माहौल अब बनाया जा रहा है, ये कितना सही है या फिर ये सिर्फ़ चुनावी मुद्दा एक तरह से उछाला जा रहा है, जिस तरह से दिल्ली में चुनावी मुद्दा उछाला गया था, उसी तरह से अब तमिलनाडु में सिर्फ़ एक मुद्दा बनाकर हिंदी को उछाला जा रहा है। आपकी नज़र में इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये निश्चित रूप से अब ये 5 दशक ही नहीं, ये इसको अगर एक दूसरे रूप में देखें तो 9 दशक पुराना ये पूरा मामला है। और सबसे पहली बार जो सी राजगोपालाचारी थे,
जो हम्म, वहां पे पहली बार प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे, उसमें वहां के वो प्रमुख बने थे, मुख्यमंत्री शायद उस वक्त कहा जाता था उनको। और उन्होंने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए, एक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को स्थापित करने के लिए उन्होंने हिंदी को प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल किया था, जिसका वहां विरोध हुआ। और वहां के जो ब्रिटिश गवर्नर थे, उन्होंने उस आदेश को वापस लिया 1940 में। और उस हिंदी के विरोध के नाम पे जो पूरा आंदोलन खड़ा हुआ, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए वहां पे जो पेरियार थे, जो वहां, उन्होंने अलग से द्रविड़ देश की मांग कर दी थी। खैर वो मांग मानी नहीं गई, लेकिन डीएमके 1949 में उसी की परिणति में है। और 1966 के बाद जब वो शिक्षा नीति बनी, उसमें त्रिभाषा फॉर्मूला आया, और कांग्रेस सरकार त्रिभाषा फॉर्मूला उस वक्त ला रही थी, उसका खिलाफत में डीएमके पूरी खड़ा हुई। और उसके बाद डीएमके, और उससे जो निकली हुई आई डीएमके है, तब से वहां सत्ता में है। जो स्टालिन है, उनको ये लग रहा है कि वो हिंदी विरोध जो पुराना था वो सफल होगा। लेकिन हकीकत, वहां जमीनी हकीकत बदल चुकी है। वहां अभी हिंदी बोलने वाले 25% लोग, हिंदी बोलने समझने वाले लोग, अभी जो सर्वे आ रहा है उसमें आया है, 18-19 का सर्वे है ये। और शहरों में, चेन्नई शहरों में तो 50% से ज्यादा लोग हिंदी बोलने समझने लिखने वाले हो गए हैं। तो ये अब जमीनी हकीकत वहां बदल चुकी है, जो स्टालिन लगता है समझ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आपने एक सर्वे का जिक्र किया, स्टालिन की सरकार जो तमिलनाडु में हिंदी को इतना बड़ा मुद्दा बना रही है, उसी को लेकर एक और रिपोर्ट सामने आई थी कि 2018 और 19 के दौरान 54% ऐसे लोग थे जो तमिल भाषा में पढ़ रहे हैं। 2023-24 में ये आंकड़ा और घट गया और 36% अब तमिल भाषा में पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में अपने ही राज्य में लगातार तमिल भाषा का गिरता प्रतिशत और वो लगातार अब हिंदी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कैसे इसे जोड़कर देखा जाए? ये देखिए, ये जो तमिल की बात कर रहे हैं, तमिल प्राइड की बात कर रहे हैं, तमिल भाषा को बचाने की बात कर रहे हैं, तो जो जमीनी हकीकत है वो बड़ी अजीब सी है। और ये सर्वे नहीं, ये तो धर्मेंद्र प्रधान हुँ, ने बाकायदा संसद के पटल पे हुँ, ये बात रखी थी। कहा था कि वहां पे हुँ, 54% बच्चे पहले तमिल भाषा में पढ़ाई करते थे, वो घट के 36% आ गए, यानी पढ़ने वाले कम हैं। दूसरी बात यह है कि अमित शाह ने पिछले दिनों, पिछले हफ्ते जब चेन्नई में थे, तो उन्होंने कहा था कि भाई पूरे देश में मातृभाषा में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई के लिए मोदी सरकार ने रास्ता साफ किया है। और तमाम राज्य जो हैं इसके लिए उठा रहे हैं, हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू भी हो रही है, कन्नड़ में भी बात उठ रही है, कई राज्यों में बात उठ रही है कि वहां वो शुरू हो रहा है। तो उन्होंने चैलेंज किया था कि अगर आप तमिल को की इतनी चिंता है, तो तमिल भाषा में आप इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई शुरू कीजिए। तो दरअसल जो यूथ की डिमांड है, जो यूथ को तमिल भाषा के लिए जो करना चाहिए, तमिल भाषा को रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, तमिल भाषी लोगों को कैसे ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए, उसकी दिशा में काम नहीं हो रहा है। और इसी कारण से हिंदी भाषा में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या लगातार गिरती जा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। जिस तरह से इस पूरी अगर हम चर्चा का निष्कर्ष निकालने की कोशिश करें तो कुल मिलाकर बात ये है कि जिस तरह से कदम उठाया गया स्टालिन सरकार की तरफ से रुपये का सिंबल हटाने का वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। थैंक यू सो मच सर इस पूरी जानकारी के लिए और उम्मीद करते हैं ऑडियंस को अब तक सारे फैक्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अमन जैन है।